नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, बिकॉज सिटीजन्स वॉइस शो आपकी आवाज़, जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़ सब तक पहुँचना ज़रूरी है। आज गिरीश जोशी भाई हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, बाहर गए हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। हमारे दर्शक भी आपको मिस करते हैं यहाँ पर कई बार। मैं आज एक विषय ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज का, यूएस और इंडिया की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज नवंबर 2025 में ड्रिल्स हो रही हैं। इसमें एक्सरसाइज मालाबार 2025 का जिक्र आता है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यानी कि क्वाड कंट्रीज का सी फेज फ्रॉम नवंबर 13 टू 17 और ओवरऑल जो एक्सरसाइजेस थी वो नवंबर की शुरुआती दौर में ही शुरू हो गई थी। लोकेशन इंडियन ओशन रीजन। डिटेल्स हैं कि क्वाड नेशंस की फ्लैगशिप मैरीटाइम एक्सरसाइज एम्फसाइजिंग कॉम्प्लेक्स फ्लीट ऑपरेशंस, एंटी सबमरीन ड्रिल्स, एयर डिफेंस, सरफेस वॉरफेयर जिसमें वॉरशिप, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, स्पेशल फोर्सेस। इस साल के एडिशन में और भी कई पार्टनरशिप्स हैं जिसमें क्वाड रिलेटेड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं। सिग्निफिकेंस इसमें इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इससे पहले भी कई एक्सरसाइजेस बायलैटरल यूएस और इंडिया की हो चुकी हैं ऑफ द अंडमान, और उससे पहले 2023 में भी। अब ये क्वाड रिलेटेड एक्सरसाइज या क्वाड इन्वॉल्व्ड एक्सरसाइजेस का क्या इंपॉर्टेंस है और एज ऑफ टुडे ये रिसेंट एक्टिविटीज और जो ये एयर ड्रिल्स और नेवल ड्रिल्स हो रही हैं जिसमें मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज एंड क्वाड फोकस जिसको मालाबार 2025 कहा जा रहा है। इसके अलावा एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज भी चल रही है जिसमें B1B लांसर इंटीग्रेटेड ड्रिल्स हैं। ये भी 10 से 13 नवंबर हुई। 4 डे का इवेंट था वेस्टर्न इंडिया में, इसके एयरबेस राजस्थान और गुजरात में थे। इसमें यूएस एयरफोर्स का B1B लांसर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इंटीग्रेटेड विद इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI इन राफेल जो कि फ्रांस और रशिया सप्लाई करती है। तो दोनों ये नेवल एक्सरसाइज का महत्व इंडो पैसिफिक एरिया में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत के लिए, और जो एयर बेस का जो ये एक्सरसाइज हुआ है बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उसका एयर फोर्स को लेकर इंपॉर्टेंस। आत्मा जी देखिए, अभी तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं दे आर मोर पॉलिटिकली मोटिवेटेड देन फॉर द सिक्योरिटी रीजन। एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अभी जो लेटेस्ट वॉरफेयर्स हो रही है इंक्लूडिंग ड्रोन, सैटेलाइट्स, फिर रोबोट्स जो आ रहे हैं, तो आप इसको समझ लीजिए कि इसका इंपॉर्टेंस तो अर्ली 90s या 20s तक था, क्योंकि आपको समुद्र पे जितना भी ट्रेड चलता था उसको कंट्रोल करना था, आपका प्रेजेंस वहां पे प्रूव करना था। यूएस ने अभी तक तो 128 ऐसे नेवल बेस बना के रखे थे सिर्फ वो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। एक ट्रेड डोमिनेंस था, एक फाइनेंशियल डोमिनेंस था और एक डॉलर डोमिनेंस था। तो उसके बेस पे इन लोगों ने काफी जगह पे नेवल बेस बना के रखे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि दूसरे कंट्रीज भी, अभी जैसे हम लोगों ने शुरू कर दिया, इंडिया ने भी लक्षद्वीप में, अंडमान में सब अपना अपना नेवल बेस बना रहे। तो अभी जो डिस्प्यूट ये अभी हाईलाइट जो हो रहा है दैट इज बिकॉज कि एक डिएगो ग्रासिया जो इंडियन ओशन में बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे एक टापू है जिसमें बहुत कम लोग शायद रहते हैं, अभी तो है भी नहीं, तो उधर एक बहुत बड़ा एक रनवे और एक हैंगर और सेफ्टी के में वहां पे कॉलोनीज वगैरह बना के यूएसए ने यूके से ये ले लिया था। ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये डिएगो ग्रासिया यूके के पास था। अब वो लेने के बाद वहां पे वो डेवलपमेंट करा है, वहां पे वो स्पेस स्टेशन बना रहा है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए वो बना रहा है, उसके वहां पे एयरक्राफ्ट पार्क करेगा, शिप पार्क करेगा। अब ये एक नया सगुफा छोड़ के इसने वापस इंडियन ओशन में डिस्टर्बेंस कर दिया। लेकिन अगर इसको पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अभी उसका रिलेवेंस नहीं रहा है। तो आप देखिए कि डिएगो ग्रासिया पे हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, चाइना एंड रशिया हैव नॉट रिएक्टेड टू दैट। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना ने BRI बनाने के बाद आपका इंडोनेशिया से वो यूरोप के मुहाने तक पहुंच जाने के बाद आई थिंक 50% या ऑलमोस्ट 30% ऑफ द ट्रेड ही हैज ऑलरेडी शिफ्टेड ऑन द सरफेस ट्रांसपोर्ट। अब उसका रेल लाइन चल रहा है, रेलवे लाइन चल रहा है, पाइपलाइंस जो उसकी गैस की जो डिपेंडेंस थी वो उसने रशिया चाइना के बीच में पाइपलाइन और गैस लाइन डाल के वो भी डिपेंडेंस खत्म कर दी। अब वो ज्यादातर जो ट्रेड भेज रहा है क्योंकि उसने चाइना से ईरान तक का ऑलरेडी रूट बना लिया और उसने 2 पोर्ट डेवलप कर दिए थे, दैट वाज ग्वादर इन पाकिस्तान एंड चाबार इन ईरान। अब वो एंड रूट चालू हो गए, तो उसको जो मटेरियल भेजना है ही इज नाउ हैविंग एन एक्सेस टुवर्ड्स गल्फ एंड अफ्रीका बोथ, उसको उतने में ही ट्रैवल करना है। तो दैट होल रिस्क, और दिस हैज बीन इकोनॉमिकली प्रूव्ड कि भाई उनको कम से कम 20 से 30% उसमें फ्रेट में भी उनको सस्ता पड़ रहा है। अब इसका अल्टरनेट देखें तो BRI के बाद और एक इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रूट शुरू कर दिया।
जो कनाडा के एडवांटेज में था कि अब रशिया से यूरोप माल जाएगा तो वो एंटार्क्टिका के पास से जाएगा। अब वो पॉसिबल नहीं था अभी तक, क्योंकि आइस ब्रेकर्स नहीं थे। आइस ब्रेकर्स थे तो फिर उनको रिफिलिंग के लिए कनाडा के ऊपर के जो एकदम होस्टाइल एटमॉस्फेयर रहता है वहां पे कोई वो था नहीं सिचुएशन। अब रशिया एंड चाइना डेवलपिंग न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स, उनको तो सालों साल वहां पे वो रह के काम कर सकते हैं और ऑलरेडी वो रूट शुरू हो गया है। दिस इज वो कम से कम 30 से 40 हजार आपके डॉलर में एक्सपेंसेस कम करता है। वो 42 की जगह अभी आपको 28 डेज में पहुंचा रहा है माल, तो टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है। तो देयर आर टू अल्टरनेट रूट्स। तो वो सी डोमिनेंस पे जो हम क्लैप कर रहे थे, अब इसको रहा है कि अमेरिका को, क्योंकि इज होल्डिंग दैट। अभी आप देखिए पैसिफिक ओशन में मार्शल आइलैंड है यूएस के पास, एक वेक आइलैंड पे वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम से उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। जापान में भी मियाको जो इशागाकी जो ताइवान के पास उसने बना के रखा है। तो ये जो बन के रखे थे वो पॉसिबली जो कमजोर स्टेट्स या कंट्रीज थे उनको ये दिखाने के लिए कि हम आपके ऊपर सर्वेलेंस के लिए बैठे हुए हैं। बट हाउ फार इज दिस नाउ गोइंग टू वर्क, ये देखना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए वो भी अगर नेवल बेस है, उसको अगर आप डिफेंस के एंगल से देखो तो दे आर ऑल्सो वेरी वनरेबल, क्योंकि वहां पे आपका कोई पूरा सेगमेंट नहीं होता है डिफेंस का। 2016 में यमन ने अटैक कर दिया था यूएस के नेवल बेस पे, बिल्कुल एक रिमोट सा छोटा सा हथियार भेज के। 19 में रशियन सबमरीन पे अटैक हुआ था, नोबडी नोज वो कैसे हुआ, क्या हुआ है। 2020 में सैन डिएगो में भी एक एम्फीबियस वेसल जाता है, जिसको नहीं पता है वो कहां से आया था, और हिट दैट सैन डिएगो नेवल बेस पे भी। और यूक्रेन का है, ऐसे काफी ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिस पे ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं। तो नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ वेरी मॉडर्न वॉरफेयर, जिसमें सैटेलाइट से भी अटैक हो सकता है, ड्रोन से भी हो सकता है। तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक्स के अलावा अभी इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। लेकिन सिचुएशन कंबरसम जो क्रिएट हो रहा है हम लोगों के लिए हो रहा है। आइदर आर वी गोइंग विद द ब्रिक्स, हम लोग उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा डिपेंडेंस भी चाइना पे कम नहीं हो रहा है। और यूएस को फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द रेजिम कि भाई वो क्यों इतना उसके ऊपर झुके चले जा रहे हैं। आप देखिए अभी तो एक हाइट आ गई है कि दुनिया के सारे कंट्रीज के टैरिफ 50% के नीचे आ गए। दो ही कंट्रीज हैं जिसपे अभी अमेरिका डाल के 50% का बढ़ा, दैट इज ब्राजील एंड इंडिया। और ब्राजील और इंडिया से उसकी क्या दुश्मनी है, दैट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू ब्रिक्स। क्योंकि सोयाबीन का जो नुकसान हो रहा था चाइना ने जब अमेरिका से बंद किया तो ब्राजील जंप्ड इन और ब्राजील ने बहुत बड़ा धंधा कर लिया। तो ऑब्वियस है कि कॉमर्शियल दुश्मनी भी ब्राजील से अमेरिका की हो गई, और पहले से भी उसको उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में उसने काफी घुसपैठ करने की कोशिश करी थी, लेकिन ब्राजील डिड नॉट अटैक। अब वो ब्रिक्स बन गया है तो ब्राजील भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, ही इज नाउ लुकिंग इनटू गुड बिजनेस। तो ये सब जो सिचुएशंस हो रही हैं इसमें ये अमेरिका करता रहता है नेवल ट्रिप्स। लेकिन आप पास्ट में देखिएगा तो ऐसे कोई नेवल एक्सरसाइज बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन एक इंसिडेंट मैं आपको बता दूं विच वाज विद इन आवर परव्यू। 26 जनवरी को बॉम्बे में अटैक होता है अजमल कसाब के साथ, 10-9 लोग और आते हैं, और वो सबको पता है कि कितना ड्रास्टिक अटैक हुआ था, कितने हमारे 167 पीपल डाइड, सो मेनी वर इंजर्ड। अब इसके अंदर आप देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज थी। मैंने आपको एक लेटर भेजा है विच वाज इश्यूड बाय द नेवल मिनिस्टर, अपना ये नेवल कंट्रोल ऑफ शिपिंग एक्सरसाइज एक अनाउंस हुई थी, दैट वाज फ्रॉम 1 नवंबर टू 22 नवंबर। आप ध्यान रखिए 26 को ये अटैक हुआ है। 1 नवंबर से 22 नवंबर को इट वाज, उसके अंदर 16 एजेंसीज वर इन्वॉल्व। उसमें एसपीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर इन्फॉर्म्ड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रिफाइनरीज, पोर्ट ऑफिसर्स, चेयरमैन, कमांडर कोस्टल, अपना ये कोस्ट गार्ड के कमांडर जो थे उनको था, सिविल डिफेंस को था। अब उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थे कि दिस विल बी ऑब्जर्व्ड एज इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। आपने हर वेसल को 72 आवर्स के पहले इनकमिंग को इंफॉर्मेशन लेनी है, क्रू के इंफॉर्मेशन लेने, और वो कब जाएगा, कहां पे पार्क करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हैव टू बी इन लाइव इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट, ये जितने इसमें इन्वॉल्व थे। अब वो वॉर लाइक सिचुएशन का मतलब ही क्या होता है। लेकिन उसके बाद देखिए कि जैसे ही 22 को ये खत्म होता है, उसके बाद ही बोला गया था कि फिर भी आप विजिलेंट रहें। उसी पीरियड में 22 में खत्म होता है, और 23 को वहां से अजमल कसाब गुजरात कोस्ट से पार करके एक शिप हाईजैक करता है और बॉम्बे में इतना बड़ा अटैक करके जाता है। तो आप जो ये नेवल बेस वगैरह जो बना रहे हो, ये अटैक्स जो हो रहे हैं, तो अभी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये वदर आपका डोमिनेंस के लिए है, या वहां से आप कुछ सीक्रेट रास्ते ढूंढ रहे हो, या आप किसी को इनकलकेट कर रहे हो। ये एक डाउटफुल केस हो रहा है कि भाई जब भी ये शिपिंग एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज, तो उसके बाद
कुछ ना कुछ एक डर का माहौल खड़ा हो जाता है। तो वेदर दीज एक्सरसाइज आर रियली फॉर द सेफ्टी और ये है, या बाकायदा उसके अंदर कुछ और भी सेबोटेजिंग होने के चांसेस हैं, दिस वी विल हैव टू कीप एंड वॉच। जी, आपने 26/11 की बात, और 26/11 उस समय ये कहा जाता है कि अजमल कसाब और उनके आदमी जब वो बॉम्बे के फिशर, एक विलेज था, फिशिंग विलेज था, वहां पर वो उतरे, कोलाबा में उतरे, तो कहा जाता है कि पोरबंदर से कोलाबा तक पहुंचा तो उनकी ट्रैकिंग है, पोरबंदर पे वो कैसे पहुंचे इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है, कि वो एयर ड्रॉप किए गए या किसी बड़े शिप से आए या कोई गोश्त शिप उनको वहां छोड़ के गया, और उस पर कभी कोई तहकीकात नहीं हुई। कभी गुजरात गवर्नमेंट या कभी उस समय की भारत की सरकार ने भी जो है उसको उसको बहुत सलीके से उसकी तफ्तीश नहीं की। ये जरूर हुआ कि 26/11 के जो आरोपी थे वो पकड़े गए, उनको सजा हुई, एक आदमी को फांसी हुई, बाकी मारे गए, और उस समय की सरकार भी ये कहती कि देखिए हमने दोषियों को सजा दे दी, पर असली दोष तो उन लोगों का है जिन लोगों ने उनको पोरबंदर तक पहुंचाया। ये तो पॉसिबल है नहीं फिजिकली कि वो कराची से पोरबंदर खुद ब खुद एक स्मॉल बोट पे पहुंच जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, उसकी ट्रैकिंग कभी हुई नहीं। अब ये जो नेवल एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं, ये भी अभी अराउंड 26/11 आई गई, या 17/11 है, तो एक एनिवर्सरी 26/11 की अगले 5-7 दिन में है, और ये नेवल एक्सरसाइज 13 से 17 की गई। अमेरिका का कहीं ना कहीं इस एरिया में, चाहे वो डार्सो जो आपने बात की उसके आइलैंड की, उसकी बात हो, या बांग्लादेश, डियाजो गार्सिया आपने बोला, तो डियाजो गार्सिया का आइलैंड की बात हो, या बांग्लादेश में चिकन नेक पर जिस तरीके से यूनुस साहब ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी उनकी बात चल रही है, चाइना से भी उनकी बात चल रही है, एक तरीके से सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। अमेरिका को पैर जमाने के लिए जगह नहीं मिल रही। बागरम एयरबेस उनको अफगानिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया। पसनी पोर्ट जो पाकिस्तान को कंसेशनल ऑफर दे रहा था कि वो अपना बालूचिस्तान से सामान वहां से ले जा सके, वो भी कहीं ना कहीं बनता इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि एक तरफ चाबार है, एक तरफ गवादर है, और दोनों पर चाइना का BRI है। तो BRI से मात खाता हुआ अमेरिका मरता क्या ना करता, क्या इन नेवल एक्सरसाइजेस या इन एक्सरसाइजेस का कोई फायदा, कोई रास्ता ढूंढ कर कुछ ऐसा कर दे कि ये आपस में पड़ोसी देश जो है दुश्मन बन जाए एक दूसरे का, अमेरिका को उसको फायदा मिल जाए? देखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस कराते रहना एक वन एट ए वेरी स्मॉल लेवल। हम लोगों ने बहुत पहले एक डिस्कशन किया था कि इनके पास एक कैरेक्टर था बाइडेन के टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू। वो डोनाल्ड लू बंदे का एक वो टाइटल ही ऐसा था कि ही वाज अ रेजिम चेंजर। वो जहां भी जाता था वहां वो रेजिम चेंज करके आ जाता था, और उसके लेटेस्ट केस वेयर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और बांग्लादेश का केस लाइव है कि जब भी शेख हसीना वहां से भागी, उसके अगले दिन पे शी गिव अ स्टेटमेंट कि वन व्हाइट मैन हैड कम टू मी एंड आस्क्ड फॉर अ सेंट मार्टिन आइलैंड। आप सेंट मार्टिन का अगर गूगल करें तो उसका लोकेशन इतना स्पेसिफिक है कि अगर वहां पे अमेरिकन नेवी आके बैठेगी तो ही कैन कंट्रोल टोटली अबाउट 80% ऑफ द एशिया। तो शेख हसीना ने कमेंट भी करा कि इफ आई रिफ्यूज माय रेजिम विल बी चेंज्ड। अब वो बंदा, हमारी लैप्सिस कहां पर है कि उसके पहले 6 अगस्त को, उसके आने के पहले 6 अगस्त को एक पाकिस्तान टुडे मैगजीन ने उसका पूरा रवैया लिख दिया था कि भाई यहां पर भी आया था। इमरान खान ने जैसे आपका ये जो करतारपुर कॉरिडोर के लिए उसने एग्री करा, जैसे ही वो लुकिंग एट टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड चाइना, तो आप देख लो उसका क्या हाल हुआ है। वो यहां से आने के बाद वो जाता है चेन्नई, ही डजंट कम टू दिल्ली। चेन्नई के बाद, चेन्नई से जाने के बाद वो श्रीलंका जाता है, श्रीलंका के बाद वो बांग्लादेश जाता है, और बांग्लादेश में ये कांड करता है। वहां पे आप देखिए, वो ये जो स्टूडेंट का जो अनरेस्ट था, ये तो 1.5 साल से चल रहा था। सडनली वो स्पाइक होता है और बच्चे आ जाते हैं रोड पे और जेंजी हो जाता है और शेख हसीना हैज टू गो। तो और उसमें ये भी इस बाद में हुआ था कि भाई रात को 3 बजे चाइना के चार्टर्ड फ्लाइट से उनका भी एक डिप्लोमेट वहां पे आके उसने बात करी थी कि भाई क्या रीजन था, और इट वाज एसेंशियल कि अब चाइना को, बांग्लादेश को चाइना की जरूरत ज्यादा थी, तो शी हैड नो चॉइस, शी हैड टू रिफ्यूज। लेकिन वो रिफ्यूजल की कीमत बांग्लादेश चुका रहा है। अब इन्होंने अपना पपेट वहां पे बिठा दिया है। तो ये अमेरिका की बहुत पुरानी स्टाइल है कि रेजिम चेंज करवा दो, अपना पपेट बिठवा दो। व्हाट दे आर डूइंग इन अफ्रीका आल्सो। अभी पाकिस्तान में भी वही पोजीशन है। अभी मुनीर को बुला के उसको फील्ड मार्शल बना देना, उसको बहुत ही बड़े कोई कंट्री का ये हो इंचार्ज, उसको बुला के उतना बड़ा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट वगैरह देना। तो ये डिस्टर्बेंसेस होती रहेंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर हमारा पड़ोसी बदमाश है तो हम उसको शराफत से पेश है। हमको भी अपना इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों के यहाँ पर जब भी आप देखिए कि कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं,
तो कोई ना कोई, जब ये जैसा बोल दो कि हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, तो सडनली विद इन अ मंथ और 2 आपका वहां ब्लास्ट हो जाता है। ये वापस रिजीम के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि भाई आप जो बोलते हो नहीं सकता। मतलब दे आर टू डीप इनटू द कंट्रीज पॉलिटिक्स एंड कंट्रीज वे ऑफ वर्किंग। तो इसको आप कैसे काउंटर करोगे? और इनको इस वक्त बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम लोग अभी भी इतना सब होने के बाद वी आर स्टिल टिल्टिंग टुवर्ड्स अमेरिका, और उसको ये बहुत इजी एक्सेस मिल रहा है। अगर बनने के साथ ही आपने ब्रिक्स के वक्त बोल दिया होता कि भाई हम तो अभी जा रहे हैं ब्रिक्स के साथ, क्योंकि वहां पे वर्किंग कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है, अब ये काउंटर कहीं कर नहीं पा रहे हैं। आप देखिए अभी सूडान में भी जो चल रहा है, दैट इज क्रिएटेड बाय देम। गोल्ड सूडान बेच रहा था, ले रहा था, क्या कर रहा था, सब पता है। तेरे आसपास तो सारे नॉर्थ अमेरिका में ड्रग्स के तो बड़े बड़े कार्टल्स लगे हुए हैं, तुमने उसने कंट्रोल नहीं करना, लेकिन दूसरे देशों में जाके उनका वो क्या कर रहा है, उनके रिसोर्सेज कहाँ पे हैं। प्रॉब्लम विद हिम इज कि उसको रेयर अर्थ मटेरियल पे अब सीरियसनेस समझ में आ रही है। वो पुतिन से या वर्ल्ड को बता रहा है कि मैंने उनसे टैरिफ पे बात करी है। हकीकत में क्या करके गया, जो अब खुल के आ गया कि 28 तक यूरेनियम रशिया उसको देता रहेगा, वो एग्रीमेंट उसने करी। तो मतलब इसको धंधा करना है, लेकिन दूसरों को नहीं करने देना है, उनको हवा खड़ा करना है कि मैं रिएक्ट करूंगा अगर आप धंधा करोगे। तो ये दोगलापन जो है ये लंबा चलेगा नहीं। इसलिए अभी जो नेवल एक्सरसाइज ये बार बार अनाउंस कर रहा है, इसके दिमाग में अभी भी ऐसा है कि जैसे ही मेरे वहां पे नेवल एक्सरसाइज में एयरक्राफ्ट जाएंगे, मेरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि अगर तुम्हारा इतना ही पावर होता तो तुम्हारे यमन के यूती तुमको वहां पे शिपें खड़ी करने नहीं दे रहे, दे आर नॉट एबल टू एंटर इनटू दैट एरिया। तो वनरेबिलिटी होती है। नेवल बेस का एक वक्त था जब नोबडी यूज्ड टू कम नियर यू, क्योंकि वहां पे आपके प्लेन घूम रहे हैं, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं। अब वो टाइम चला गया, यू डू नॉट नो आपका अटैक कहां से आएगा, स्पेस से आएगा, अंडर वाटर रोबोट सबमरीन से आएगा। और अभी तो चाइना ने तो ऑलरेडी रोबोटिक स्लूथ बना लिए, वो पता ही नहीं चलेगी आपको जब तक आपको मार देगी। और अभी जैसे स्पीड बढ़ रही है, ईरान में हमने देखा हाउ ही रिप्लाइड। इजराइल को भी अंडर एस्टिमेशन था कि भाई वो हमको अटैक कौन करेगा। इजराइल ने तो 24 घंटे में ही उनकी सारा हिसाब किताब ठीक कर दिया कि हमने तो 13 मैक की मार दी है, अब आप कंट्रोल कर लो। तो थिंग्स आर फास्ट चेंजिंग। सिक्योरिटी में भी काफी लोग पावरफुल हो गए हैं, दे हैव आल्सो इन्वेंटेड देयर ओन थिंग्स। तो अब मैं नहीं समझता हूं कि लेकिन एक्सरसाइज करना एक पॉलिटिकल मोटिव के अलावा कोई, दिस विल नॉट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस कि अब वो एक्सरसाइज करेगा तो चाइना डर जाएगा, रशिया डर जाएगा, दोस डेज आर गॉन। अब वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है नहीं करता है, देन एवरी कंट्री विल हैव टू अडॉप्ट देयर ओन स्ट्रेटेजीज, और उसका एंड में क्या रिजल्ट होता है दैट वी विल हैव टू सी। जी, आपने बात की कि इन एक्सरसाइजेस का पॉलिटिकल फायदा तो मिल सकता है जो पार्टी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, बट इसका कोई अदर देन दैट कोई फायदा नजर नहीं आता। वेपनाइजेशन प्रोग्राम में भारत ने इजराइल के साथ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स किए। जी के इंजन हमको चाहिए थे एचएल में अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, MK1 MK2, वो अभी तक ऑन ग्राउंड साकार नहीं हो पाए हैं। 12 इंजन इसी साल आने थे, नवंबर में पहला इंजन, नवंबर या दूसरा इंजन नवंबर में आया है, शायद सितंबर में आया है या नवंबर में आया है। 12 इंजन आने थे, तो हमें तो 404 इंजन भी नहीं मिल रहे हैं। अब फिर भारत ये कहने लगा कि चलिए हम अपना ही प्रोटोटाइप बना लेते हैं, इंजन क्रिएट कर लेते हैं। चाइना के पास सारी टेक्नोलॉजी है। एक्सरसाइजेज आप यूएस के साथ कर रहे हैं, और परचेजिंग आपकी सारी $100 बिलियन की आपकी चाइना के साथ है। तो कहीं ना कहीं हम बीच में लटक तो नहीं गए। अमेरिका के साथ हम नेवल एक्सरसाइज करके उनको रास्ता दे रहे हैं कि आओ यहाँ पर सब पे कंट्रोल करो, अपना मकसद हल करो, और जहां से हमें फायदा हो सकता है उनको हम अपना दुश्मन बना के बैठे हैं। BRI में ना शामिल होने की हमारी क्या मजबूरी थी? ब्रिक्स में अच्छा खासा ब्रिक्स बना ही था, ब्राजील, रशिया, इंडिया। उसके बाद उसमें और कंट्रीज, सार्क में वी वर द फाउंडर मेंबर्स, सार्क से भी हम बाहर हो गए, उसमें से भी हम बाहर हो गए। यही इकोनॉमीज वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड वगैरह 8% 9% पे ग्रो कर रही हैं। छोटे छोटे कंट्रीज 8% पे ग्रो कर रहे हैं। हमारी जीडीपी 6% से ऊपर जा ही नहीं रही। तो बात ये आ जाती है कि भारत का मॉडल, विकास मॉडल है क्या यही चलता रहेगा, या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए इन नेवल एक्सरसाइजेस के अलावा भी? आखिरी टिप्पणी आपसे। आप हिस्ट्री देखिए तो हमारा जो अप्रोच है वो हम कॉन्कर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बिजनेस लेकुना जो है वो खुल के बता नहीं रहे। हम ये समझ रहे थे कि जैसे अफ्रीका में आज से 100-150 साल पहले इंडियंस गए और वहां पे उन्होंने बिजनेस करके शुरू करा तो वहां पे उनका कंट्रोल आया, वही हमने हालत कर दी अमेरिका में। आज आप देखिए वहां से सबसे ज्यादा 85% मोटल्स आर रन बाय गुजरातीज। वहां पे दूसरे जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स हैं, आप कनाडा में वगैरह देखिए तो वो सिखों के पास है। अब उस वक्त उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो हम गए,
हम गए तो वी आर स्टेइंग इनटू दैट कंट्री एज ए गेस्ट। वो हमको सिटीजनशिप मिल जाने से हम वहां पे उनके मालिक नहीं हो जाते। आपने आईआईटी आईआईएम जो आपके पहले बने हुए थे उसमें जितने भी पास आउट निकले वो और एक्सपर्ट्स थे, उनको यहाँ पे रिटेन करने की बजाय आपने बोल दिया जाओ फॉरेन एक्सचेंज कमाओ। आज यही बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारे वहां के टॉप पे गूगल और ये सब इंडियंस चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं की एफिशिएंसी हम लोग यूज करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब इंडस्ट्रीज डालने का मौका आया, हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो नीति आयोग के जो ऑफिसर रिटायर हो गए 2 साल पहले, वो लिख रहे हैं कि भाई हम लोगों ने पहले ही बताया था इस गवर्नमेंट को कि भाई बिजनेस और बॉर्डर डिस्प्यूट को अलग रखो, तो लेट द अमेरिकन कंपनीज लिविंग चाइना कम टू इंडिया। तो हम तो उस वक्त तो चाइना से इस टर्म पे थे ही नहीं, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी चली गई वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। आज आप उनका जीडीपी देख लो, द रीजन इज दिस कि उनका जीडीपी बढ़ रहा है और हम लोग ने नहीं कर सके क्योंकि हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, हमारे पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नहीं थी। हमने कहाँ बच्चों को ट्रेन करा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा इंडिपेंडेंस के बाद था, दैट वाज आईटीआईज। अब वो आईटीआईज के अंदर छोटे मोटे जो ट्रेनिंग होते थे बाय एक्सपीरियंस वो सीखते थे, और आपके पास प्लम्बर, वेल्डर ये थे। आज की तारीख में आपको वो भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपने उस इंस्टीट्यूट को भी डिफंक कर दिया। तो आपके पास जब तक रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप किस बेस पे बोलोगे कि आप गुरु घंटाल बनोगे या आप विश्व गुरु बनोगे? यू विल हैव टू प्रूव इट इनटू द इकोनॉमी। तो वी आर ऑन टू ए वेरी शेडी, हम जो बता रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दुनिया जान रही है। आपका इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ योर करप्शन, योर रॉन्ग पॉलिसीज। आज भी आप देखिए तो एवरी बिजनेसमैन को पूछ लो, उसका फर्स्ट वर्ड निकलता है कि नहीं यार बड़ा करप्शन है, काम नहीं करना है। और ये दिक्कत हो गई कि पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। जो इनके मिलने चाचा मामा के लड़के हैं वो बेधड़क से 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जीनियन बिजनेसमैन आइदर वो गोज अवे टू गल्फ कंट्रीज, गोज अवे टू अफ्रीका, और ये इन्वेस्टमेंट चला जा रहा है। ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन ग्राउंड पे दिख रहा है लोग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वो गल्फ में बैठ रहे हैं, वो अफ्रीका में बैठ रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी को बाकायदा धंधा करना है, और हम अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि अफ्रीका के साथ हम कितना टाइप जल्दी से बढ़ा रहे हैं। 1,40,00,000 की बस्ती है उनकी, और दे हैव डन अ फ्री ट्रेड। अब अफ्रीका पूरे में आप फ्री ट्रेड से एग्रीमेंट कर सकते हो, बॉर्डर्स उसमें ट्रेड के लिए नहीं है, तो दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज मार्केट ओपनिंग अप। लेकिन हम लोग अभी भी उस मैटर पे सीरियस नहीं है। तो व्हाट आर वी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर, वो करना पड़ेगा। और इसके साथ ये एक्सरसाइज करके हम लोग एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। हमारा कर्जा तो ऑलरेडी 50,000 से 2.5 लाख करोड़ हो गया। अब ये एक्सरसाइज करके हम किसको क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी ये चुटमुट घटनाओं से सिर्फ दुश्मनी होगी, ना चाइना डरेगा ना रशिया डरेगा, और अमेरिका हमेशा ही दोगला है। तो उसको अगर हम कॉशियसली टैकल नहीं करेंगे तो आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू अ रॉन्ग लेन। जी, आपने वो जो चिट्ठी भेजी थी, मैं लास्ट में दर्शकों को वो दिखा देता हूँ। ये डिप्टी कंजर्वेटर एमबीपीटी, डिप्टी कंजर्वेटर जेएनपीटी, डिप्टी कंजर्वेटर कांडला पोर्ट ट्रस्ट, क्योंकि आप उधर रहे हैं मुंद्रा और कांडला में। ये चिट्ठी आपके पास पहले से थी। एक्सरसाइज ऑफ नेवल कंट्रोल ऑफ शिपिंग ड्यूरिंग DGX 08, दिस वाज इशूड ऑन 24 अक्टूबर 2008, एंड इसमें 1 से 22 नवंबर 2008 में ये एक्सरसाइज हुई थी। यही एक्सरसाइज 2025 में भी, जैसे मैंने बताया, 13 से 17 हो रही है। इसमें जो शिप्स हैं उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है मूवमेंट की, क्या उससे ये सिक्योरिटी इशू क्रिएट होते हैं कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे जो आपके पेट्रोलिंग है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाती, और उसी में इनको रास्ता मिल जाता है निकलने का? ऐसा ही कुछ अभी भी हो सकता है क्या? इसका अंदेशा था जो हमने बात की थी इस बारे में? नहीं, अभी देखिए इसमें दोनों दिक्कतें हैं। अभी तो आपको ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टू एवरी शिप इज वेरी कंपलसरी। वो प्लेन की तरह एवरी मोमेंट आपका AI चालू होना चाहिए, ताकि सैटेलाइट आपको सर्च करता रहे कि भाई आप कितनी स्पीड में हो, किस लॉन्जिट्यूड किस लेटीट्यूड पे फ्लो कर रहे हो, आपके पास आपका शिपिंग नंबर क्या है, और व्हाट कार्गो आर यू कैरिंग, और हु इज द ओनर ऑफ द, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है। अब उसके प्राइवेट प्रोग्राम्स भी आ गए। आज अगर मेरे को ट्रैक करना है किसी शिप को, मेरा कंसाइनमेंट है, तो मैं सिर्फ बिल ऑफ एंट्री डालूंगा या बिल ऑफ लेडिंग डालूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा शिप कहाँ जा रही कहाँ आ रही। तो सिस्टम्स आर देयर इन लाइन। लेकिन अभी एक नया धंधा जो शुरू हुआ है, 300 ऑयल टैंकर्स आपकी गोस्ट शिप्स जो है वो बगैर AIS के चलती हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उसको सैटेलाइट वॉच से देख के ये लोग जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर ये जो गोस्ट शिप्स आ रही हैं उसके अंदर कोई भी एक इन्वॉल्व होके आ जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि गोस्ट शिप का ट्रैकिंग ही नहीं हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उसका लॉन्जिट्यूडिलिटी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो दिक्कतें हैं, हम लोगों के यहाँ पर भी पहले जो फिशिंग के लिए ये लोग IMB तक जाने देते थे, इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर तक, तो उनको बाहर नहीं जाना है तो उनको बोलते थे कि आप AIS अपना ऑन रखिए।
AIS ऑन रखेंगे तो अगर आप नजदीक जाओगे तो आपको कोस्ट गार्ड या नेवल का शिप उस वेसिनिटी में होगा, वो आपको बताएगा कि भाई अब आप आगे नहीं जाइए, यू आर ऑलरेडी रीच्ड IBM। तो ये सिस्टम होता था, लेकिन वो मछुआरे इतने करोड़पति नहीं होते थे, तो उनको बैटरी वगैरह और सोलर का सिस्टम नहीं होता था, तो बंद कर देते थे क्योंकि वो अपना सिक्योरिटी चाहते थे। अब दे वर नॉट अलाउड टू यूज सैटेलाइट फोन्स एट दैट टाइम, तो उनका सिक्योरिटी क्या था? थोरिया फोन, आज ये पूरा 26/11 का अजमल कसाब का जो एपिसोड हुआ उसमें तो दे वर मॉनिटरिंग द होल थिंग। अमेरिका के पास उसका थोरिया फोन का जो सैटेलाइट का ट्रांसक्रिप्ट था वो कहां से आया? और दिक्कत यह है कि लश्कर तोयबा के जकीर उल रहमान लकवी और हाफिज सईद तो आज भी वहां पे जिंदा है और वो ऑपरेट कर रहे हैं। उसको छोड़ने में तो आप ही गए थे, उसका ये नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो हैव यू रिपेंटेड फॉर दैट? अगर आप एक आतंकवादी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर आपने छोड़ा क्यों उसको? तो आई थिंक दीज ऑल हिस्ट्रीज व्हेन दे क्लब टुगेदर, आई थिंक हमारे इंटेंशंस क्लियर नहीं है, हम लोग किसको हेल्प करना चाहते हैं, किससे हम दुश्मनी करना चाहते हैं, हम किससे धंधा करना चाहते हैं। यू विल हैव टू कम आउट वेरी क्लीन, नहीं तो ये होगा कि आपकी सबसे दुश्मनी हो जाएगी। जी। और इसमें एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो भारत को और भी कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अभी एक एक्ट ऑफ टेरर चांदनी चौक पे हुआ है, बट यू नॉट कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, तो दोबारा भी हमला हो सकता है। और 26/11 तो एक एनिवर्सरी है जिसपे भारत को वैसे ही सचेत रहना है। देखिए, हमारा काम है लोगों को सचेतना, चेतना, हम वो कर रहे हैं। अब सरकार उसके आगे क्या करती है वो तो सरकारी मालिक है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो उनके पास ही है, उनके पास NSA है, उनके पास मिलिट्री है, वो जो चाहे कर सकते हैं। हमारा काम है आगाह करना, बाकी सरकार का काम है आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। जय हिंद।